नमस्ते। अरे इंग्लिश ग्रामर मतलब ये नाम सुनते ही ना कितनों के तो पसीने छूट जाते हैं, है कि नहीं? तो चलिए आज मिलकर इसी सीक्रेट कोड को तोड़ते हैं और वो भी एकदम सिंपल तरीके से। और मैं समझ सकता हूँ, खासकर जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए ये ग्रामर के रूल्स अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। पर फिक्र नॉट, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज का ये जो सफर है ना, इसको एक मिशन की तरह लेते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस ग्रामर के कोड को डीकोड करेंगे और इसके सारे राज खोल कर रख देंगे। तो तैयार है सब? तो ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले बात करेंगे ग्रामर के डर की, फिर चलेंगे लेटर्स से अल्फाबेट तक। उसके बाद खुलेगा एक अनकाउंटेबल सीक्रेट, फिर देखेंगे नाउन पहचानने के कुछ कमाल के टूल्स, और आखिर में अब आगे क्या। तो ठीक है, ग्रामर से डर तो लगता है, पर यह है क्या भला? देखिए, सिंपल शब्दों में कहूं तो ग्रामर बस उन रूल्स का एक सेट है जो ये बताता है कि कोई भी सेंटेंस सही तरीके से बनेगा कैसे। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए अब इसमें डाइव करते हैं। देखिए, कोई भी कोड हो, उसकी शुरुआत हमेशा सबसे छोटे हिस्से से होती है, और इंग्लिश में वो सबसे छोटा हिस्सा है लेटर। जैसे ए, बी, सी, डी, ये सब क्या हैं? ये सब हैं लेटर्स, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और टोटल कितने होते हैं ये? हाँ, बिल्कुल सही सोचा, 26। अब जब इन्हीं लेटर्स को हम एक मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करते हैं, मतलब जिसका कोई मतलब निकले, तो बनता है एक वर्ड। जैसे CAT को मिलाया तो बना कैट, जिसका मतलब है बिल्ली, तो ये एक वर्ड हुआ। लेकिन अगर हम TCA कर दें तो उसका कोई मतलब है? नहीं, तो ये वर्ड नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल है। A से लेकर Z तक इन सभी 26 लेटर्स का जो पूरा ग्रुप है, उसे एक साथ क्या कहते हैं? जरा सोचिए, क्योंकि जवाब में ही छिपा है हमारा पहला और बहुत बड़ा सीक्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम ग्रामर की एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जहां पर सच बताऊं तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर गारंटी है आज के बाद ये कंफ्यूजन खत्म। तो देखिए मजेदार बात, एक लेटर जो है वो काउंटेबल है, मतलब हम गिन सकते हैं, एक लेटर, दो लेटर्स। लेकिन A से Z तक 26 लेटर्स का वो जो पूरा ग्रुप है, जिसे अल्फाबेट कहते हैं, वो अनकाउंटेबल है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अल्फाबेट्स बोलना ग्रामेटिकली गलत है। और बस यहीं से निकलकर आता है सबसे जरूरी रूल कि भाई अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। आप उनके आगे S या ES लगा ही नहीं सकते। जैसे इन्फॉर्मेशंस बोलना गलत है, फर्नीचर्स बोलना गलत है। सही क्या है? इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, वाटर, पोइट्री। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या हुआ? वो ये है कि एक अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, और क्योंकि वो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। जैसे द फर्नीचर इज ओल्ड सही है, द फर्नीचर आर ओल्ड बिल्कुल गलत। चलिए अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। मैं आपको देने वाला हूं 5 ऐसे सीक्रेट टूल्स जिनकी मदद से किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानना चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो ये हैं हमारे 5 हथियार, हमारा टूल किट। द आर्टिकल हिंट, द पोजेसिव हिंट, द प्रेपोजिशन हिंट, द ING हिंट, और आखिर में द सफिक्स हिंट। चलिए अब एक एक करके इन सबको मास्टर करते हैं। तो पहला टूल, और इसको समझने के लिए एक मजेदार सवाल। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ए, एन, द, इनको सेंटेंस में किससे प्रेम है? और जवाब है नाउन से। जी हां, आर्टिकल का सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ नाउन है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल दिख गया तो समझ जाइए कि वहां नाउन का होना तो पक्का है। भले ही उनके बीच में कोई और शब्द क्यों ना आ जाए, पर आर्टिकल आया हमेशा नाउन के लिए ही है। अब आता है हमारा दूसरा टूल, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। देखिए, जब भी हम माय, योर, हिज, हर जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी चीज पर हक जता रहे होते हैं, राइट? तो इनके बाद वो चीज आएगी ही आएगी, और वो जो चीज होती है वो हमेशा एक नाउन होती है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, योर के बाद क्या आया? इनोसेंस। तो इनोसेंस क्या हुआ? एक नाउन। तीसरा क्लू है प्रेपोजिशंस। शब्द जैसे फॉर, टू, इन, ऑफ, ऑन, इनके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता ही है, और वो ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। तो ये तो पक्का नियम है, जहां प्रेपोजिशन दिखा समझ जाइए कि आगे नाउन मिलने के पूरे चांस हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन पर।
ये जो आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं, ये कब वर्ब हैं, कब नाउन हैं और कब एडजेक्टिव, बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए इस टेबल से एकदम क्लियर करते हैं। देखिए, अगर वो कोई एक्शन दिखा रहा है जैसे आई एम रनिंग, तो वो वर्ब है। अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन गया जैसे रनिंग इज माई हॉबी, तो वो जेरेंड यानी कि एक नाउन है। और अगर वो किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा है जैसे अ डेवलपिंग कंट्री, तो फिर वो एक एडजेक्टिव है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टूल, एक तरह का हैक, सफिक्स। कुछ वर्ड्स के एंडिंग्स, मतलब उनके आखिरी के कुछ अक्षर, हमें सीधा सीधा इशारा देते हैं कि वो शब्द एक नाउन है। जैसे टेशन, मेंट, नेस, इज्म और एनिटी। बस इनको पहचानना सीख लीजिए, ये नाउन ढूंढने का एक सुपर शॉर्टकट है। तो इन 5 टूल्स के साथ अब आपके पास एक जबरदस्त टूल किट तैयार है। आर्टिकल से लेकर सफिक्स तक अब नाउन को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मतलब जो कोड शुरू में इतना मुश्किल लग रहा था, वो अब पूरी तरह से क्रैक हो चुका है। अब नाउन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बन गया है। अब कोई भी पूरे कॉन्फिडेंस से किसी भी सेंटेंस में नाउन को स्पॉट कर सकता है। और अब मैं इस सेशन को एक सवाल के साथ खत्म करूंगा। अगर मान लें कि नाउन किसी भी सेंटेंस का हीरो होता है, तो फिर बाकी के जो शब्द हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब क्या रोल प्ले करते हैं? ये हीरो के दोस्त हैं, विलेन हैं या साइड कैरेक्टर्स? इस पर सोचिएगा जरूर।